बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एंटायरली आज थ्योरेटिकल होगा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी को। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं सोल्यूबिलिटी की कहानी मेरी जुबानी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आप लोगों को सोल्यूबिलिटी की अगर डेफिनेशन बताऊं तो ये क्या होती है सोल्यूबिलिटी। इट इज maximum amount of solute dissolved in per unit volume of a solvent at a particular टेम्परेचर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सोल्यूट का अमाउंट हम लोग लेंगे वो आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए, और ग्राम में हो तो बढ़िया। इन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम हम लेंगे 1 लीटर, और आपका मैंने बोला कि लास्ट वर्ड क्या बोला, पर्टिकुलर टेम्परेचर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर बाद जब हम लोग सोल्यूबिलिटी के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि सोल्यूबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हर एक सोल्वेंट का जो सोल्यूबिलिटी होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर रेंज के अंदर होता है। तो जैसे हम टेम्परेचर वेरी करते हैं तो आपका सोल्यूबिलिटी भी वेरी करता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आइए जरा समझते हैं सोल्यूबिलिटी टर्म कैसे आई, किस तरीके से ये निकल के हमारे सामने आई। सपोज कीजिए बेटा एक बीकर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक सोलवेंट डाल लिया, और सोलवेंट हमारा डाल लेते हैं हम पोलर सोलवेंट, जो कि बहुत ही कॉमन है, वाटर। क्या डाल लेते हैं बेटे, वाटर। आप लोगों को पता है वाटर क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा बेटे, लिक्विड कंडीशन में। आज जो सोल्यूबिलिटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग 2 टाइप की सोल्यूबिलिटी डिस्कस करेंगे। 2 टाइप के सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि सोल्यूबिलिटी किस तरीके से क्या कुछ डिनोट करती है। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कैसा होगा बेटा, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा कर रहे हैं बेटे, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर लिक्विड जो है आपका वो सॉल्वेंट होगा और सॉलिड आपका सोल्यूट होगा। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड लिया है सॉल्वेंट, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर जो सोल्यूट ले रहा हूँ वो हमारा क्या होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर होगा। सपोज कीजिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने यहाँ पर NaCl को डालना शुरू किया। तो जैसे ही मैं NaCl इसके अंदर डालता हूँ तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बनना जो है वो तैयार हो गया। तो सॉल्यूशन जो है हमारा सोल्यूट प्लस सोलवेंट की वजह से बना, तो कंसंट्रेशन जो है सोलवेंट में सोल्यूट की वो इंक्रीज होती गई। तो इस प्रोसेस को, इस डिसॉल्व होने वाले प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन। क्या बोला जाता है बेटा, डिसोल्यूशन। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, डिसोल्यूशन के अंदर जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या है बेटे, सोल्यूट सोलवेंट टाइप। किस टाइप की इंटरेक्शन है, सोल्यूट सोलवेंट टाइप। और अगर मैं अब क्या करता हूं, मैं सोल्यूट को और भी ज्यादा ऐड करना चाहता हूं, तो मैं जैसे ही सोल्यूट का अमाउंट और बढ़ाता हूं तो ये नया वाला सोल्यूट पुराने वाले सोल्यूट से टकराएगा और सॉल्यूशन के अंदर सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस सेपरेट आउट होने के प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के अंदर किस टाइप की इंटरेक्शन इन्वॉल्व हुई, हमारी ये हुई हमारी सोल्यूट सोल्यूट टाइप। किस टाइप की बेटा, सोल्यूट सोल्यूट टाइप इंटरेक्शन। अल्टीमेटली हमारा जो सॉल्यूशन है एक ऐसी स्टेज के अंदर पहुंच जाएगा जहां पर ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है इसकी रेट है दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ही हम लोग सोल्यूबिलिटी को यूज करते हैं। तो जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई सोल्यूबिलिटी जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए काउंट करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तभी हम लोग सोल्यूबिलिटी टर्म का जिक्र करेंगे। और अगर यूनिट की बात करें, अगर हम सोल्यूट को ग्राम में ले लेते हैं तो ग्राम पर लीटर हो जाएगी यहाँ पर यूनिट। तो आप लोगों को यूनिट भी ध्यान रखनी है, लेकिन जब हम गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे तो हम लोग सोल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और
मोल फ्रैक्शन। तो ये भी आपके यूनिट है जिनके अंदर हम सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया सोल्युबिलिटी टर्म कहाँ से अराइज हुई। डिसोल्यूशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड हो जाएगा। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है उसको मेजर करने के लिए जो फैक्टर हम लोग यूज करते हैं वो क्या होगा, सोल्युबिलिटी। तो आप आइए देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से जिनके ऊपर ये सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो बेसिकली आपके जब हम सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं तो आपके 3 टाइप के फैक्टर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सबसे पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, क्योंकि सोल्यूबिलिटी के तीनों प्रोसेस इसी में छुपे हुए हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा जब मैंने सोल्यूट लिया, सोल्यूट क्या लिया था बेटे, NaCl। क्या लिया था, NaCl। और सोलवेंट क्या लिया, वाटर। क्या लिया बेटा, वाटर। तो देखिएगा सोल्यूट के अंदर जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है वो आपकी इंटर आयनिक इंटरेक्शन होती है। कैसी होती है बेटे, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। क्योंकि हमारा NaCl जो है एक आपका आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कौन सा होगा बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, पहले मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, जब भी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिल रहे होंगे, आपस में एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, तो वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ होगा, और उस रिलीज होने वाली एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। क्या बोला जाता है बेटे, लैटिस एनर्जी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सोल्यूट के अंदर कौन सी इंटरेक्शन होती है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। कौन सी होती है बेटे, इंटर आयनिक इंटरेक्शंस। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप फिजिक्स में पढ़ते हुए कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके अंदर आप लोग का जो फोर्स होता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के और स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोगों को एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, सोलवेंट के अंदर देखिएगा बेटा, अगर आपका वाटर पोलर सोलवेंट है, कैसा है बेटे, पोलर सोलवेंट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी भी आपको पता होनी चाहिए। ये पोलैरिटी आती किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उनके अंदर डिफरेंस ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो ये सब कुछ एक फिनोमिना पे बेस्ड होता है, और फिनोमिना क्या होता है बेटा, लाइक डिजोल्व्स लाइक, कि भाई जो जैसा है वो अपने अंदर अब उसी के जैसे सोल्यूट को डिजोल्व करता है। तो ये क्या है बेटा, फिनोमिना क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो इसको इलेबोरेट कर देता हूँ कि भाई जैसे हमारा पोलर सोल्यूट है, पोलर सोल्यूट हमारा पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaCl आपका वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, जबकि एंथ्रासीन और नैप्थेलिन, दो आपके एग्जांपल NCERT भी मेंशन करती है बेटे, नैप्थेलिन और एंथ्रासीन। ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जो आपके पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, ये दोनों के दोनों नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो वाटर की बजाय ये आपके बेंजीन के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। डायग्राम बना देता हूँ, नैप्थेलिन जो होता है इसके अंदर आपकी 2 बेंजीन रिंग होती हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि एंथ्रासीन जो होता है, एंथ्रासीन के अंदर आपकी 3 बेंजीन रिंग होती है। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों के ऊपर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट नहीं है, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो नॉन पोलर कंपाउंड आपके नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, और पोलर कंपाउंड आपके पोलर सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। तो ये तो थी बेटे सोल्यूट टाइप इंटरेक्शन, सोलवेंट टाइप इंटरेक्शन, और ये हमारी हो गई सोल्यूट सोलवेंट टाइप इंटरेक्शन। तो जरा एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरीके से सोल्यूट और सोलवेंट के अंदर इंटरेक्शन होता है। सपोज कीजिए बेटा, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी मैं NaCl को तोड़ता हूं, तो NaCl को तोड़ता हूं तो यहाँ पर जब बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई थी उतने ही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोगों को यहाँ पर लगाना होगा। तो NaCl को
आयनिक फॉर्म में लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किया गया वो भी क्या सप्लाई किया गया, लैटिस एनर्जी। क्या सप्लाई किया गया बेटे, लैटिस एनर्जी। तो जैसे ही हम इस सोल्यूट को इस सोलवेंट के अंदर डालते हैं ये आयनाइज हो जाता है। तो इसके आयनाइजेशन के बाद जो सोल्यूट होता है हमारा वो आयनिक फॉर्म में आ गया। तो दोनों के दोनों जो पोलर कंपाउंड जो पोलर आयंस है वो आपके सेपरेट हो गए। अब वाटर क्या करेगा, वाटर जो है अपोजिट पोलैरिटी के साथ इनके सराउंडिंग में एसोसिएशन शो करेगा। तो अपोजिट पोल के कारण यहाँ पर सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से ये क्या कर लेता है, इसके सराउंडिंग में आ जाता है और इस सोल्यूट के साथ क्या करता है, ये इंटरेक्शन शो करता है। क्या करता है बेटा, इंटरेक्शन शो करता है। तो इस एसोसिएशन को बोला जाता है सोलवेशन। क्या बोला जाता है बेटे, सोलवेशन। और तो यहाँ पर जब वो एसोसिएशन होती है तो हमेशा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो सोलवेशन प्रोसेस के अंदर जो निकलने वाली एनर्जी है उसको बोला जाता है सोलवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है, सोलवेशन एनर्जी। अगर आप सोलवेंट ले रहे हो वाटर तो सोलवेशन की जगह वर्ड हम यूज करेंगे हाइड्रेशन, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी होगी हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी होगी बेटे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ठीक ऐसे ही क्लोरीन के चारों तरफ हाइड्रोजन की साइड से वाटर इसको क्या कर देगा, सराउंड कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो है चारों तरफ से क्लोरीन के यहाँ पर हाइड्रोजन्स आ जाती हैं और ये भी क्या करती हैं, एसोसिएशन शो करती हैं। क्या करती हैं बेटे, एसोसिएशन शो करती हैं। तो यहाँ पर भी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वो आपका क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होगा बेटे, हाइड्रेशन एनर्जी। यहीं से पता लगता है हम लोगों की क्या कोई कंपाउंड, हमें कैसे पता लगेगा कि ये सोल्यूट इस सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। तो इसका सिंपल सा वे यही है, अगर आपके हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो इस लैटिस एनर्जी से तभी हम लोग बोल पाएंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल है किसी भी दिए गए सोलवेंट के अंदर। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है लैटिस एनर्जी से तब हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे कि कंपाउंड हमारा सोल्यूबल है। तो सोल्यूबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी का ज्यादा होना जरूरी है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। तो ये तो था हमारा पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो आपको बिल्कुल ही ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि ये बड़े ही काम की चीज है। सेकंड जो फैक्टर है हमारा वो फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड जो फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टेम्परेचर। क्या है बेटा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बेसिस पे सोल्यूबिलिटी को चेक करने के लिए कंपाउंड्स की 3 कैटेगरी बनाई गई। तो पहली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है उसके अंदर वो कंपाउंड आते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है। तो सबसे पहली कैटेगरी है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी बढ़ाओ। क्या बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी बढ़ाओ। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती हो उसका एग्जांपल आप क्या दोगे। सबसे पहले आप NaCl दे सकते हो, सोडियम क्लोराइड, KCl दे सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट दे सकते हो, या फिर सोडियम नाइट्रेट दे सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कैसे बढ़ा। देखिए बेटा, ये आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल से समझना पड़ेगा आपको। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है उन कंपाउंड्स के अंदर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्या होगा बेटे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है। डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटे, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो अगर ग्राफिकली हम लोग इसको देखें टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं अगर टेम्परेचर लेता हूँ, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी लेता हूँ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है बेटा। सेकंड जो कैटेगरी है वो ये है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटे, डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। ये जनरली किन कंपाउंड में होता है बेटे, लिथियम कार्बोनेट। क्या बेटे, लिथियम कार्बोनेट।
या फिर सीरियम सल्फेट, क्या एग्जांपल दे सकते हो, सीरियम सल्फेट। और एग्जांपल क्या दे सकते हो, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका एक्जोथर्मिक होगा। कैसा होगा बेटे, एक्जोथर्मिक। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। जरा समझिएगा बेटे, अगर आपका सोल्यूट प्लस सोलवेंट जब आप मिलाते हो और हीट इन्वॉल्व होती है सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए, तो प्रोसेस आपका क्या है, एंडोथर्मिक। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने अगर इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी चेंज किया है तो इक्विलिब्रियम उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो हीट हमने किस साइड ऐड की है बेटे, आपकी रिएक्टेंट साइड ऐड की है, तो आपके जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रेट जो है रिएक्शन की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। सेम अपोजिटली इधर की साइड क्या होगा बेटे, यहाँ पर जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिलाते हो तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना उसके बाद यहाँ पर हीट निकल जाती है। हीट निकली मतलब प्रोसेस कैसा बेटे, एक्सोथर्मिक। तो अब की बार चेंज कहाँ किया, प्रोडक्ट साइड में। अगर आप प्रोडक्ट साइड के अंदर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तीसरी जो कैटेगरी हम लोगों ने बनाई है, तीसरी कैटेगरी के अंदर वो कंपाउंड आते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी पहले तो इंक्रीज कर जाएगी और फिर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर आपको लिखना है सोल्यूबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, एंड देन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनके अंदर टेम्परेचर के बढ़ने से सोल्यूबिलिटी पहले बढ़ जाता है फिर डिक्रीज हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या है बेटे, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। जब मैं इस कंपाउंड को 32.4 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूँ तो ये डेकाहाइड्रेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म है ये आपकी एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ जाती है, एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर। लिख देता हूँ, जो डेकाहाइड्रेट है ये आपकी हाइड्रेटेड फॉर्म है और ये आपकी एनहाइड्रस फॉर्म है। तो ऐसा कंपाउंड जो एक या एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है और जिस टेम्परेचर के ऊपर पाया जाता है उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है भैया, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपका कोई भी कंपाउंड जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो 32.4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में था, ज्यादा टेम्परेचर पे ये एनहाइड्रस फॉर्म में था। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल तो है ये। इसके अलावा आप और कौन से एग्जांपल यूज कर सकते हो, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 6H2O हेक्साहाइड्रेटेड फॉर्म में था। जब इसको हीट किया तो ये फिर टेट्राहाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। अगर आप इसकी फर्दर हीटिंग करते हो तो ये डाइहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके किसके, ऐसे कंपाउंडों के जिनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी पहले बढ़ जाती है फिर डिक्रीज हो जाती है। अगर ग्राफिकली आप लोग बात करो सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में जब ग्राफ बनाओगे तो सपोज कीजिए इसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर जब हमने ये आपका टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी पहले तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये डिक्रीज कर रहा है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोल दिया बेटे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऊपर लिख देता हूँ, ये टेम्परेचर कितना बेटे 32.4। इससे इधर की साइड ये किस फॉर्म में रहेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगा भाई, हाइड्रेटेड फॉर्म में। और इधर की साइड किस फॉर्म में रहेगा, इधर की साइड बोलो भाई, इधर की साइड रहेगा
एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर। तो आपको आई थिंक ये समझ में आएगा। 3 तरह के कंपाउंड है बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी किस तरीके से डिपेंड करती है इन सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो 2 फैक्टर हमने कंप्लीट कर दिए। तीसरा जो फैक्टर है वो हमारा है प्रेशर। क्या है बेटा? प्रेशर। प्रेशर का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटे? क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड सोल्यूट है वो हाईली कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं और लिक्विड भी आपके ठीक ठाक कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। तो वहां पर प्रेशर अप्लाई करने का कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो आप लोग सिंपल इतना से ध्यान रखिएगा, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल। तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं तीनों के 3 फैक्टर। पहला पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल पे जो बेस्ड था कि जो जैसा है वो वैसे ही सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। दूसरा हमने पढ़ा टेम्परेचर के बेसिस पे हमने 3 टाइप के सोल्यूट पढ़े कि भाई पहले जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है, डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होने की वजह से कौन कौन से एग्जांपल पढ़े थे? NaCl, KCl, NaNO3, KNO3। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। कौन कौन से एग्जांपल देखे वहाँ पे? लिथियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो ऐसे में एग्जांपल किसका पढ़ा? सोडियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का, जो 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है और हाई टेम्परेचर पे आपका एनहाइड्रस फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल होता नहीं है। तो पहले टाइप का जो सोल्युबिलिटी हम लोगों को डिस्कस करना था, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा solubility of solutions in gas in liquid type of solution, gas in liquid type of solution। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है बेटे कि भाई यहाँ पर सोल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। यहाँ पर सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस in centimeter cube that can be dissolved per unit volume of liquid to form saturated solution। क्या बनाती है बेटे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये चीज तो भूलना ही नहीं भाई, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आपने को यूज करना है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम लोग किस यूनिट के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर हम लोग मोलैरिटी की फॉर्म में भी बता सकते हैं और किसकी फॉर्म में बता सकते हैं? मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में भी सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर सोल्युबिलिटी जो है आपका डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया, ये भी सारे के सारे, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस। क्या है बेटा? नेचर ऑफ गैस, कि भाई गैस जो हमारा एज ए सोल्यूट काम कर रहा है उसके नेचर पे कैसे हमारी सोल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। आप लोगों को ध्यान रखना है बेटे, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? सोल्युबिलिटी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। कैसे समझेंगे इस बात को? ध्यान रखना बेटे, पहले तो ये समझो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो यहीं से हमें बेसिक आइडिया मिलता है कि जो भी गैस इजीली लिक्विफाई हो जाए उनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा बढ़िया होगी।
तो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उससे सारे नीचे के जितने भी टेम्परेचर है आसानी से गैस उस पर क्या हो सकती है, लिक्विफाई हो सकती है। तो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, CO2 गैस की सोल्यूबिलिटी जो है ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन से ज़्यादा सोल्यूबिलिटी तो हमारी HCl गैस की भी ज़्यादा होती है वाटर के अंदर। तो वाटर की अंदर सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो CO2 की और HCl की सोल्यूबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है नेचर ऑफ गैस के अंदर कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा या जितनी ज़्यादा या जितनी जल्दी गैस क्या है इजिली लिक्विफाई हो जाए उतनी ज़्यादा क्या होगी, सोल्यूबिलिटी होगी। तो सेकेंड जो फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड फैक्टर हमारा होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा बेटे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा कि भाई सोल्यूबिलिटी की किस तरीके से वेरी करेगी। तो सेकेंड है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर भी वही फिनोमिना लगाना है कि भाई लाइक डिजोल्व्स लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे को ही अपने अंदर सोल्यूबल रखता है। ठीक है, जो पोलर गैसेज होंगी वो आपकी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगी, नॉन पोलर होगी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगी। इजीली ये याद रखने का तरीका क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है वो गैसेज पोलर सॉल्वेंट के अंदर आसानी से डिजोल्व हो जाती हैं जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करती हैं। तो एग्जांपल के लिए HCl और अमोनिया गैस, ये दोनों की दोनों गैस वाटर के अंदर आसानी से क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, क्योंकि आसानी से क्या शो करती है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जो HCl गैस होती है ये वाटर के अंदर जब जाती है तो ये क्या करती है, H3O प्लस Cl माइनस आयन बनाती है, तो ये डिसोसिएशन शो करती है। जबकि अमोनिया जो होता है वाटर के अंदर जब भी जाएगा तो ये एसोसिएशन शो करता है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। आपको सिंपल क्या याद रखना है, पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा और चौथा फैक्टर, ये दो फैक्टर बेटा इंपॉर्टेंट है। कहें तो यहाँ पर गैस एंड लिक्विड जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक की जान बोला जाता है, यहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तीसरा फैक्टर जो है हमारा टेम्परेचर। क्या है बेटा, टेम्परेचर। यहाँ पर जब गैस एंड लिक्विड की हम लोग बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जनरली डिक्रीज होती है। क्या होती है बेटा, जनरली डिक्रीज होती है। जरा समझते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हुई। क्यों डिक्रीज हुई भैया, क्योंकि यहाँ पर डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक। जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो वही क्रिटिकल टेम्परेचर से, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, एक्सेप्शन नहीं पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ फिर भी, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन गैस हो या फिर नोबल गैसेज हो, हाइड्रोजन गैस हो या नोबल गैसेज हो, इनके अंदर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी भी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। 2019 CBSE बोर्ड के अंदर क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन देखिए CBSE ने किस तरीके से घुमाया था कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करती है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो सिंपल सा आंसर क्या बेटे, कोल्ड वाटर के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी भैया, ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन जो है अच्छे से डिसॉल्व होगी तो एक्वेटिक स्पीसीज अच्छे से रेस्पायर कर पाएंगे और कंफर्टेबली वहाँ पर रह पाएंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका CBSE 2019 का, आप लोग चेक कर सकते हैं किसी भी पेपर के अंदर। सिंपल कहाँ से आया था, टेम्परेचर वाले फैक्टर से आया था। तो आपको ध्यान रखना है जब भी गैस एंड लिक्विड की बात करें, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, तीन तरीके से पढ़े थे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी बढ़ाओ, ये एग्जाम्पल, टेम्परेचर घटाओ सोल्यूबिलिटी बढ़ाओ, ये एग्जाम्पल, और टेम्परेचर बढ़ाने से पहले सोल्यूबिलिटी बढ़ती है फिर घटती है, तो उसके अलग एग्जाम्पल। जबकि यहाँ पर हमने सिर्फ क्या पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो डेल्टा H क्या है इसका, लेस देन 0। डेल्टा H की वैल्यू किसमें आएगी बेटे, नेगेटिव में। लेकिन एक्सेप्शन भी मैं तो बोलता हूँ याद रखने चाहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। H2 गैस और नोबल गैसेज
इनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भैया? क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो फैक्टर है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर का बेस डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर का बेस। तो लास्ट जो लेक्चर के अंदर जो लास्ट फैक्टर है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है बेटे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए बेटे हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया जो कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और इसके ऊपर वेट लगा दिया W1। यहाँ पर मेरे गैस के पार्टिकल थे, यहाँ पर मेरे क्या थे? गैस के पार्टिकल, और यहाँ पर सोलवेंट जो है वो मेरा लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? गैस के पार्टिकल क्या कर रहे होंगे? इस लिक्विड की लेयर से टकरा रहे होंगे और इसके अंदर डिजोल्व हो रहे होंगे, और कुछ पार्टिकल जो गैसेस पार्टिकल थे वो साथ के साथ इवेपोरेट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर भी टाइम टू टाइम क्या होगा? इक्विलिब्रियम सेट हुआ होगा जिसके अंदर रेट ऑफ डिसोल्यूशन will be equal to rate of evaporation. Rate of dissolution will be equal to rate of evaporation. अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग थोड़ा सा सिलेंडर के पिस्टन पर वेट जो है वो बढ़ा देते हैं। चलिए बढ़ा दिया हमने, W1 प्लस W2 कर दिया। इससे होगा क्या? इससे आपका पिस्टन जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। अंदर जो सिलेंडर में वॉल्यूम था वो आपका कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने की वजह से यहाँ पर गैस के पार्टिकल जो है वो पास आ रहे हैं, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर गैसेस पार्टिकल जो है वो इंक्रीज कर गए। इससे क्या हुआ बेटे? प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने से इवेपोरेशन का जो और डिसोल्यूशन का रेट था वो आपका क्या करा? वो चेंज हो गया और नया इक्विलिब्रियम आपका सेट हो गया। मोटा मोटी क्या है? प्रेशर बढ़ाने से यहाँ पर सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर गया। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमारा एक साइंटिस्ट था हेनरी। हेनरी साहब ने क्या किया? एक ला दिया, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी ला। क्या बोलते हैं बेटे? हेनरी ला। हेनरी ला क्या कहता है? उन्होंने बोला कि मास ऑफ ए गैस या गैसियस सोल्यूट is directly proportional to मार्कर बदलना पड़ेगा भैया, directly proportional to pressure of a solution। ठीक है बेटे? तो उन्होंने सिंपली क्या बोला था? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। या फिर उन्होंने सिंपल ये भी बोल सकता था, इसको ही दूसरी टर्म में कैसे बोल सकते हैं? सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ए गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। इसी चीज का बेनिफिट उठा के सेम टाइम पे डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर सिंगल गैस की बजाय गैसेस का एक मिक्सचर लिया, और गैसेस का मिक्सचर लेने की वजह से उन्होंने टर्म यूज कर दी मास की जगह मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने बोला कि भाई जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। किसके बेटे? प्रेशर के। तो काई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर काई जो होगा उसकी जगह काई जो होगा वो इक्वल होगा के डैश पी के। के क्या है बेटे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी यूनिट क्या है? एटीएम और बार। क्या है बेटे? एटीएम और बार। तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाता है? 1/k डैश इंटू काई। क्या हो जाता है बेटे? प्रेशर इज इक्वल टू 1/k डैश इंटू काई। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हेनरी साहब ने जो कांस्टेंट दिया था KH वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड दिया था। उन्होंने बोला कि ये जो KH है वो हमारा
1/k डैश के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को उन्होंने पुट कर दिया यहाँ और बोला कि जो प्रेशर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो जब उसको हटाते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो एक कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट क्या था, हेनरी कांस्टेंट। तो यहीं से बेटे हेनरी कांस्टेंट के बारे में पता लगा कि हेनरी कांस्टेंट देखिएगा डिपेंड किस किस चीज पे करता है। हेनरी कांस्टेंट आपका एक तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन खास बात जो ये वाली नहीं पूछता है, पूछता क्या है कि KH के बढ़ने से सोल्यूबिलिटी कैसे घटती। तो KH के बढ़ने से सोल्यूबिलिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होती है। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये चीज जो करवाने का बेनिफिट था ना, वो ये इसी के लिए था कि यहाँ पर तो हम देखें KH और P आपके क्या लग रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं भाई, सीधा सीधी देखे तो। लेकिन एक्चुअल में क्या है, KH जो है वो 1/k डैश है। अगर आप ये बढ़ाते हो तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है। अदरवाइज यहाँ पर आप फंस जाते हो कि प्रेशर बढ़ाने से KH जब बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी कैसे घटता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि KH जो होता है वो 1/k डैश के इक्वल होता है और ये K डैश डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी पे, ठीक है बेटे। ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, ग्राफिकली देखिएगा, अगर मैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होगा, जिसका स्लोप जो है वो आपका KH होगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा बेटे, KH। तो आपको ध्यान रखना, इक्वेशन देख लीजिएगा आप, KHX थी तो y इज इक्वल टू mx। y इंटरसेप्ट पे कौन लिया, प्रेशर। x इंटरसेप्ट पे कौन लिया, सॉरी y एक्सिस पे कौन लिया, प्रेशर। x एक्सिस पे कौन लिया, काई। तो आपका ग्राफ जो है ओरिजिन से पास हुआ, इंटरसेप्ट की वैल्यू तो 0 है, c की वैल्यू कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर ग्राफ जो है ओरिजिन से पास हुआ, जिसका स्लोप क्या होगा, KH होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है हेनरी लॉ। अगला जो क्वेश्चन आता है, हेनरी लॉ लगेगा कहाँ, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ इसकी लिमिटेशंस हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता लगना चाहिए लिमिटेशन क्या आ चुकी है बेटे, मैं कोई अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। चलिए जी, तो लिमिटेशंस के अंदर आप लोगों को सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात बेटे, आपका प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए और टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं आइडियल गैस कंडीशंस को। आइडियल गैस कंडीशन के अंदर ही आपका हेनरी लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी, आप ऐसे याद रख सकते हो, HTLP हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। सेकेंड जो लिमिटेशन वो ये है, गैस डज नॉट एसोसिएट, गैस डज नॉट एसोसिएट और डिसोशिएट विद सोलवेंट। तो गैसेस का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए सोलवेंट के साथ। तो जो आज आपने एग्जांपल पढ़े थे, HCl प्लस वाटर को जब जोड़ा था तो यहाँ पर H3O प्लस प्लस Cl माइनस बना था, तो डिसोसिएशन जो हुआ था, ऐसी कंडीशन में हेनरी लॉ नहीं लगता है। और एक केस एसोसिएशन का कर लेते हैं, जिसके अंदर अमोनिया को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना था। ऐसी कंडीशंस के अंदर भी आपका हेनरी लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। कौन कौन सी लिमिटेशन है बेटे, प्रेशर कंडीशन और टेम्परेचर कंडीशन, लो प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। या आप ये भी बोल सकते हो कि भाई हमारा जो सोल्यूट है वो कंपाउंड फॉर्मेशन ना करता हो लिक्विड सोलवेंट के साथ। लास्ट जो टॉपिक आज के लेक्चर का बचता है वो बचता है बेटे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या बचता है बेटे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है भैया, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पहली जो एप्लीकेशन है वो है बेटा इन कार्बोनेटेड बीवरेजेस, इन कार्बोनेटेड बीवरेजेस
जितने भी आपकी सोडा वाटर बोतल है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स है या फिर बियर की बोतल है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग उनको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके अंदर लिक्विड के अंदर हम CO2 गैस को हाई प्रेशर के ऊपर सील कर देते हैं। तो जैसे ही आप बोतल का ढक्कन खोलते हो तो आपको आवाज आती है ऐसे करके। इस साउंड से क्या पता लगता है बेटे, जैसे ही आपने ढक्कन खोला प्रेशर क्या हुआ, कम। प्रेशर अगर कम हुआ तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हुई, कम। तो CO2 गैस जो बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाती है। और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है बेटे, सेकंड जो एप्लीकेशन है आपकी इन डीप सी डाइविंग। कहाँ बेटे, इन डीप सी डाइविंग। जितने भी आपके समुद्री गोताखोर होते हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हो, स्कूबा डाइवर्स। क्या बोलते हो बेटे, स्कूबा डाइवर्स। जब स्कूबा डाइवर जब गोता लगाते हैं तो अपने पीछे एक सिलेंडर बांध के चलते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली आपकी 3 गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। ऑक्सीजन जो होती है उसकी परसेंटेज आपकी 32.4% होती है, नाइट्रोजन जो होती है आपकी 56.1% होती है और हीलियम जो होती है आपकी 11.4% होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बेटे, जब भी समुद्री गोताखोर गोता लगाते हैं तो ये जो गैसेज हैं उसके ब्लड में चली जाती है। तो जैसे ही वो सरफेस पे वापस आता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेंज के अंदर ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसके ब्लड के अंदर बबल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड्स या डिकम्पोजिशन डिसऑर्डर। तो इन डिसऑर्डर को या इस डिसऑर्डर को अवॉइड करने के लिए ही उसके सिलेंडर को डाइल्यूट किया जाता है हीलियम गैस से। तो हीलियम की परसेंटेज को ध्यान रखना बेटे, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी हुई है, आने के चांसेस हैं क्योंकि क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव भी आपके पेपर में आ सकते हैं। लास्ट जो एप्लीकेशन है बेटे वो है आपकी फॉर क्लाइंबर्स और पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड रीजन के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर बेसिकली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप कभी भी टूर के अंदर आप शिमला या मनाली या किसी भी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन हो, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैसे ही आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस की सोल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एनोक्सिया की कंडीशन आती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की लेस सप्लाई की वजह से वहां पर जो है पीपल्स के अंदर या लोगों के अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को ही बोला जाता है एनोक्सिया। तो यहाँ पर भी जो एप्लीकेशन है बेटे वो किसकी है, हेनरिला की। तो आज का टॉपिक आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और इस साल के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ये बात आप चाहे तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन बोला है आएगा तो आएगा। तो चलिए, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप दूसरे स्टूडेंट्स के आगे भी आप इसको रख सकते हैं ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।